मैं डॉक्टर महेश पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो है नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट यूनिट में हमने वो लिया है गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो इसमें दी गई है। और गैसियस स्टेट में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले गैसियस अवस्था होती क्या है या गैस किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। गैस के अणु हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि उनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता, अर्थात गैसों का किसी प्रकार का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। वैसे तो समस्त पदार्थों के जो कण होते हैं वो गतिशील रहते हैं, लेकिन अंतराण्विक दूरी कम होने के कारण से ठोस व द्रव में ये गति नहीं कर पाते हैं, जबकि गैसों में इनके मध्य जो है वह दूरी अधिक होने के कारण ये मुक्त विचरण करते हैं। इसलिए जो अणु होते हैं या यूँ कहिए जो पार्टिकल्स हैं ठोस, द्रव और गैस में, उसमें क्या होता है, गैसों में तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का अंतरायनिक आकर्षण बल या किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं होता है। जबकि दूसरे जो होते हैं द्रवों में उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और ठोसों में उससे ज़्यादा आणविक आकर्षण बल होता है। गैसों के लिए मैं अंतर आयनिक बोल गया, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अंतर आणविक आकर्षण बोलेंगे तो हम ठीक रहेगा, क्योंकि हमने उनको अणु कहा है। ठीक है। अब देखिए, गैसों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आदर्श गैस और दूसरी वास्तविक गैस। आदर्श गैस कौन सी होती है और वास्तविक गैस कौन सी होती है? तो आदर्श गैस वे होती हैं जो समस्त ताप व समस्त दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। और आदर्श गैस समीकरण आप जानते हो, PV = nRT होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और जिनके कणों में परस्पर आकर्षण नहीं होता है और जिनके आयतन वृद्धि में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, या आयतन को बढ़ाएं तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो सारी जो गैसें होती हैं, मतलब क्या हो गया, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हों हर ताप व दाब पर, जिनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम हो या नहीं होता हो, और जिनके आयतन वृद्धि से ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे आदर्श गैस कहलाती हैं। वैसे आदर्श गैस जो होती हैं वो काल्पनिक गैस ही होती हैं, क्योंकि ऐसी गैसेज जो होती हैं वो सामान्य रूप से मिलती नहीं हैं। दूसरी प्रकार की हैं वास्तविक गैसें, हैं जो उच्च दाबों, याद रखिएगा, उच्च दाबों तथा निम्न तापों पर गैसों के नियमों की पालना करती हों, वे सब गैस होती हैं वास्तविक गैसें। और गैस के नियम जैसे बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और एमेटॉन का नियम, चार्ल्स गैलुसाक का नियम, ये सारे गैस जो है, एवोगैड्रो का नियम, ये जो पालन करते हैं वो सब जो होती हैं वो वास्तविक गैसें होती हैं। वस्तुतः समस्त गैस जो है वो निम्न दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैस होती हैं या आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो वास्तविक गैस की डेफिनेशन याद रखिएगा, उच्च दाबों व निम्न तापों पर जो गैसों के नियमों की अनुपालना करती हैं, वे सारी गैसें जो होती हैं वो वास्तविक गैसें होती हैं। और निम्न दाब व उच्च ताप पर जितनी भी गैसें होती हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। अब गैसों के नियमों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी P। सो PV = हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट को अपन K लिख सकते हैं, या इसका दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं P1V1 = P2V2। अब देखिए, हमने ग्राफ में भी बताया, इसमें क्या है, दाब और आयतन के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारे को एक परवलय
वक्र प्राप्त होता है जिसको हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, ठीक है, और वह निश्चित ताप पर खींचा जाता है। तो इस तरह का जो वक्र होता है वो समतापी वक्र भी कहलाता है। दूसरा नियम जो है वो है चार्ल्स गैलुसाक का नियम। चार्ल्स गैलुसाक का नियम क्या है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसी स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप, मतलब स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। और जो T है वो T प्लस 273 है, जहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड में है और T जो है वो केल्विन ताप में है। अर्थात जो हो जाएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा K, और वह भी स्थिरांक के होगा, बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब देखिए हम आयतन व तापक्रम में ग्राफ खींचते हैं तो हमारे को स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है, और उसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू V0 अपॉन 273.15 के या 15 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास चार्ल्स गैलुसाक का नियम आ गया। यूँ कहिए पहला नियम बॉयल का नियम जो है वो दाब के रेस्पेक्ट में है, और दूसरा है वो ताप के रेस्पेक्ट में। लेना अपने को आयतन ही है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो बॉयल का नियम तो क्या हो गया, आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती, दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अब ताप यहाँ पे कांस्टेंट है, और दूसरा जो है वो है आयतन ताप के समानुपाती। अब यहाँ पर दाब कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो बॉयल्स और चार्ल्स गैलुसाक का नियम। अब हमारे पास तीसरा नियम जो आता है गैस के नियमों में, तीसरा नियम आता है वो है दाब ताप का नियम या एमेटॉन का नियम या संयुक्त गैस समीकरण। बॉयल्स व चार्ल्स के दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो हमारे को संयुक्त गैस समीकरण प्राप्त होती है। बॉयल का नियम क्या था, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी P, और चार्ल्स गैलुसाक का नियम था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T। और जो बॉयल नियम है उसमें ताप स्थिर रहता है, जबकि चार्ल्स और गैलुसाक के नियम में दाब स्थिर रहता है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी P। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल टू K इंटू T बाई P, जहाँ K स्थिरांक है। तो हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू, जो P है उसको इधर ले जाएंगे या वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू KT। अब देखिए किसी संयुक्त गैस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। K जो है वो कट जाएगा, कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास ये संयुक्त गैस समीकरण प्राप्त हो जाएगी, PV इज इक्वल टू K2। अब आता है एवोगैड्रो का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रोज लॉ। ये नियम जो है वह गैसों की मात्रा व अणुओं की संख्या से में संबंध बताता है। गैसों की मात्रा व अणुओं में संबंध बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की समान संख्या होती है। यानी कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। सीधा सीधा अगर आप ये कहो तो यदि किसी दो गैसों के लिए ताप दाब व आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। अर्थात किसी गैस के एक मोल में विद्यमान अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं विभिन्न गैसों के नमूनों में यदि अणुओं की संख्या बराबर है तो समान ताप व दाब पर वे समान आयतन को घेरेंगी। या यूँ कहिए यदि विभिन्न गैसों के अलग अलग गैसों के नमूने लें और उनमें अणुओं की संख्या मान लो बराबर है,
चाहे उनकी आकार व आकृति कैसी भी हो, और ताप व दाब समान हो, तो वह समान आयतन घेरेंगी। वही बात हो गई कि उनका आयतन समान होगा। अणुओं की संख्या समान हो, ताप दाब समान हो, तो आयतन भी समान होगा। इसके उल्टा अगर हम बोलें, क्या बोलें कि यदि ताप दाब व आयतन बराबर है, तो ऊपर हमने बोला था अणुओं की संख्या भी समान होगी। अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं। अब इसको तीसरे प्रकार से अपन ऐसे कह सकते हैं, किसी गैस का आयतन उतना ही होगा जितना ताप व दाब की समान परिस्थितियों में किसी अन्य गैस के 1 मोल का आयतन हो। यानी कि अगर दो गैसों का आयतन 1-1 मोल हो, दो गैसों का जो दो गैसों का अगर 1-1 मोल हो और ताप व दाब समान हो, तो उनका आयतन भी समान होगा। या 1 मोल गैस का आयतन उतना ही होगा समान परिस्थितियों में, ताप दाब की समान परिस्थितियों में, जितना दूसरे किसी अन्य गैस के 1 मोल का आयतन हो। ये एवोगैड्रो का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब हम आगे की बात करते हैं। मोल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, मोल अपन क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा ग्रामों में, या पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा हुआ पदार्थ का अणुभार, ये जो होता है वो मोल कहता है। किसी पदार्थ के 1 मोल से तात्पर्य उस द्रव्यमान से है जो कि उसके अणुभार के बराबर हो। जैसे हम ये मान लो हमारे पास हमने 12 ग्राम लिया है और कार्बन का 12 ग्राम लिया है, और कार्बन का अणुभार भी 12 होता है, तो हमारे पास 1 मोल हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के आधार पर आधुनिक जो परिभाषा दी गई है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं और परमाणुओं की उतनी ही संख्या है जितनी कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की है। ठीक है। कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या है 1 मोल में, वह अन्य गैस में भी उतनी ही होगी। ठीक है। या 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं अथवा परमाणुओं की उतनी संख्या है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की है। या हम यूँ कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडलीय दाब पर समस्त गैसों के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से, अब देखिए हमने 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी। तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप व दाब। तो उसका मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब। एसटीपी का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब। तो एसटीपी, अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू में चेंज होता है। वैसे नॉर्मली एनटीपी और एसटीपी एक ही मानते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब एसएटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या फिर 298.15 केल्विन ताप व 1 बार दाब। इसमें जो प्रेशर लेते हैं वो वायुमंडलीय दाब ने लेकर बार में लेते हैं दाब, और 1 बार बराबर होता है 25 सेंटीमीटर पारे का तल, और 1 वायुमंडलीय बराबर होता है 36 सेंटीमीटर पारे का तल। अतः अब देखिए एवोगैड्रो का नियम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एसएटीपी पर, यानी कि मानक वातावरण एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.789 लीटर या फिर 22.8 लीटर होता है। अतः गणितीय रूप में V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N, जहाँ N गैस के मोलों की संख्या है। अब इससे अपन सभी जो हमारे पास नियम आए उससे अपन आदर्श गैस समीकरण बता सकते हैं। एवोगैड्रो नियम तथा संयुक्त गैस समीकरण को मिलाने पर हमारे को निम्न समीकरण प्राप्त होती है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NT/P। तो हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू R N
T अपॉन P। अब देखिए हम P को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू, या वज्र गुणा कर देंगे तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। यदि n का मान 1 मोल हो तो हमारे पास जो समीकरण हो जाएगी वो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगी। उपयुक्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण या आदर्श गैसों की अवस्था समीकरण कहलाती है। ये यहाँ R को गैस स्थिरांक कहते हैं। इसका मान समस्त गैसों के लिए समान होता है। R का मान कांस्टेंट होता है। अब R की विमा निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? R की विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन NT। P जो है दाब है, V आयतन है, N जो है वो मोल है और T जो है वो ताप है। और दाब जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो गया गुणा आयतन हो गया, अपॉन में हो जाएगा मोल गुणा ताप। तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा लंबाई होता है, जबकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन, और क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं लंबाई गुणा लंबाई, तो आयतन हो गया, लंबाई गुणा लंबाई जो है वो क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। वैल्यू रख देंगे तो देखो 2 लंबाई है वो 3 लंबाई में से 2 से कट जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा R बराबर बल गुणा लंबाई अपॉन मोल गुणा ताप। और बल गुणा लंबाई जो होता है वो कार्य होता है, तो R बराबर हो जाएगा कार्य बटावा मोल गुणा ताप। तो R की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी कार्य या ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन। तो R का मान जो है, R का मान लीटर वायुमंडल में जो हो जाएगा वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R का मान SI पद्धति में हो जाएगा 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R का मान CGS पद्धति में हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R का मान जूल प्रति मोल प्रति केल्विन में हो जाएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि एक जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। R का मान कैलोरी में 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। इस प्रकार से अपन ये सब बता सकते हैं। अब गैसों का अणुगति सिद्धांत जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अणुगति समीकरण की जो गैसों के नियम की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।